डेवलपर्स की जो दुख दर्द पीड़ा है कि प्रोडक्शन में कभी भी कुछ होता है तो उन्हें डिबग करना पड़ता है। तो एक डेवलपर का जो मेजॉरिटी टाइम जाता है वो काफ़ी बार डिबगिंग में जाता है अपार्ट फ्रॉम दैट डेवलपमेंट रूटीन। तो ठीक है, तो जब जब भी कुछ प्रोडक्शन में इश्यूज आते हैं तो क्या होता है, डिबगिंग के स्टेप्स क्या होता है। एक डेवलपर जो जब प्रोडक्शन में कुछ भी इशू आता है उसको वो कोड मॉड्यूल देखना है, उसको लॉग्स देखना है, उस जो भी फीचर में इशू आया है उसको डॉक्यूमेंटेशन देखना है। फिर उसके बाद अगर उनका जो भी मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म रहेगा उसमें देखना है कि भाई क्या पता वो सर्विस ही डाउन थी, तो वो देखना है। जो भी यूज़र ने रिपोर्ट किया है उसका एक्चुअल इशू समझना है, जो भी कम्युनिकेशन चैनल है जैसे स्लैक है, व्हाट्सएप है, जहाँ से भी। एंड उसके बाद देखना है कि प्रॉब्ली डेटाबेस में कुछ इश्यूज़ है। तो इतने सारी चीज़ें एक डेवलपर को जब कुछ इशू डिबग करना रहता है वो सब देखना रहता है। एंड स्पेशली जब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हो या फिर आप प्रॉब्ली इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर्स में हो, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम नहीं है जो देखना है। यहाँ पे प्रॉब्ली अलग अलग 10-15 अलग अलग मॉड्यूल्स है एंड वो सारे मॉड्यूल्स के लॉग्स खुद प्रोसेस कर पाना एंड फाइनली इशू तक पहुँच पाना वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो इससे पहले कि हम मतलब सेशन में जाए तो लेट अस हियर फ्रॉम यू गाइज एज वेल कि जब आई एम श्योर कि आपके इसमें भी ये सब इश्यूज आते होंगे, तो आप लोग कैसे डील करते हो। प्रॉब्ली आपके कुछ स्टैंडर्ड वर्कफ्लोज है ये सब इशू से डील करने के लिए, या फिर कुछ कुछ टूलिंग यूज़ करते हो, तो फिर आप लोग कैसे करते हो। तो पहले आप लोग से सुनते हैं। Any raise of hands? Anyone who would like to contribute? So for the documentation part, I use MCP called Context Server. For the code part, I use multiple MCPs. So I use a MCP for maintaining the context of the cloud code. So it's like a GitHub for your cloud code context. So it helps a lot. It helps a lot to check out back to my previous context, which I want to retrieve. For the logs, I use Sentry MCP in our current production. And as you mentioned, for the DevOps, I use Azure MCP right now, so it gets maximum and optimal architecture as possible in the production. And any challenges that you are facing right now with all of this flow, or you are happy with? Awesome. सही। And anyone else who would like to talk about their workflows? ठीक है. ठीक है, मतलब फ्लाइट बेस के डेव्स भी बोल ही सकते हैं कि वो लोग क्या यूज़ करते हैं। तो अगर किसी को बोलना है तो ठीक है, अभिनव हाथ उठा रहा है। मतलब मैं पहले क्वेरी नहीं लिखाता, क्वेरी खुद लिख करके लोग्स पास करने को दे देता हूँ कि ये लोग्स हैं, इसमें प्रोबेबली फर्स्ट साइट क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर मैनुअली ट्रैवर्स करेंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, पर फर्स्ट साइट वो बता देता है, फिर उसके बाद आगे से मैं देखता हूँ। मतलब ऐसा कुछ ऑटोमेटेड फ्लो रेडी नहीं है। ठीक है, आर्यमन को बोलना है कुछ। तो मैं जनरली लॉग्स पहले डाउनलोड कर देता हूँ रिलेटेड टाइम स्टैम्प के, जब भी इशू रिपोर्ट होता है तो उसके बाद मैं वो लॉग्स जेमिनाई को फीड कर देता हूँ क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़्यादा है। उसके बाद वो मेरे को डीबगिंग करने में हेल्प करता है। फिर मैं उसके बाद जेमिनाई को अपना कोड भी पढ़ा देता हूँ ताकि वो पूरा फ्लो समझ पाए एंड मेरे को आरसी दे पाए। सही। ठीक है, तो और किसी को बोलना है? ठीक है, तो मैं हाँ ठीक है, तो मैं वापस कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूँ। तो ये जो सेशन है वो मोस्टली जो भी हम डिबगिंग करते हैं, क्योंकि एक डेवलपर का मेजॉरिटी टाइम डिबगिंग में भी जाता है इश्यूज़ को। एंड आज डिबगिंग करने के फ़्लो के लिए बहुत सारी चीज़ें लगती है। उसको लॉग्स पढ़ना है, उसको कोड फ्लो का डॉक्यूमेंटेशन देखना है, उसको जो भी उसका मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है वो देखना है, उसको
प्रॉब्ली जो डेटाबेसेस यूज़ करते हैं उधर देखना है, तो एक डेवलपर को बहुत अलग अलग जगह जाके एक इशू को डिबग करना रहता है। एंड ये मतलब स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि सब कुछ एक जगह पे नहीं है, सब अलग अलग माइक्रो सर्विसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आज लोग अपने अपने वर्कफ्लोज में कैसे इसे हैंडल करते हैं, फिर उन्हें एक्चुअली प्रॉब्लम्स आती भी है कि नहीं, कि या फिर अगर ये उनके लिए सब सही से हो जाता है तो सही है, तो फिर हम उधर आके सीख लेंगे, बट ये जनरली सभी को प्रॉब्लम्स आती है। तो इसी के बारे में सेशन, तो अगर किसी को कुछ इस पर कॉन्ट्रीब्यूट करना है तो ठीक है, वरना फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये सब जो भी मैंने अभी बताया, तो उसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो एक इशू रिपोर्ट हुआ था रिसेंटली, मिसिंग फ्लाइट लॉग्स प्रॉब्लम। तो फ्लाइट लॉग्स होते क्या है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूँ, तो पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले फ्लाइट लॉग्स में हम जाए तो पहले फ्लाइट बेस करता है क्या, क्योंकि बहुत लोग नए हैं। तो फ्लाइट बेस इज़ अ ड्रोन ऑटोनॉमी प्लेटफॉर्म, and we integrate basically docking stations and drones and provide autonomous flights। तो उसके साथ तो अगर मोटा मोटा समझाओ तो बेसिकली एक डॉकिंग स्टेशन है, एंड यूज़र, मैं इधर से बैठ के मैं कनाडा में प्रॉब्ली एक ड्रोन उड़ा सकता हूँ बिना किसी पायलट के। तो दैट इज़ दी ओवरऑल पिक्चर। तो फ्लाइट लॉग्स होता क्या है, तो वंस प्रॉब्ली इफ़ यू गिव अ ड्रोन अ मिशन, प्रॉब्ली एक एसेट है जिसको आपको जाके देखना है, या फिर एक सेफ्टी हज़ार्ड हो गया है, एंड फिर ड्रोन को उधर जाके सबसे पहले देखना है विजुअली, क्योंकि एरियल व्यू सबसे अच्छा होता है वो सब देखने के लिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे। तो आप अब अपना ड्रोन लेते हो, ड्रोन को मिशन देते हो, ड्रोन उस पॉइंट पे जाता है, एंड ड्रोन उस पॉइंट पे जो चीज़ आपको कैप्चर करनी है वो सब कैप्चर करता है एंड वापस आ जाता है। अभी ये जो पूरा ड्यूरेशन है ड्रोन का, पूरा जर्नी, कि वो आम होके उड़ा, फिर वापस आके अपने वापस डॉकिंग स्टेशन में बैठ गया, ये पूरा जर्नी एक फ्लाइट लॉग होता है। तो विच इज़ दिस, ठीक है। तो इसमें जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, सही, इसमें पूरा ड्रोन का जर्नी है कि ड्रोन पहले उड़ता है, ड्रोन फर्स्ट वे पॉइंट पे गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर वो वापस से रिटर्न आ गया डॉकिंग स्टेशन पे। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या इश्यूज होंगे, किसी को बोलना है? अगर फ्लाइट लॉग्स है ही नहीं, एक प्रॉब्ली बग है प्रोडक्शन में जिसके से फ्लाइट लॉग्स प्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो यूजर्स को क्या इशू हो सकता है? यूज़र अगर मुझे फ्लाइट का हिस्ट्री नहीं है, लाइक फ्लाइट इज जस्ट वन टाइम एन इवेंट, अगर मुझे कहीं ऊपर रिपोर्ट करना है, या फिर उस इंसिडेंट में किस एरिया का और हुआ था, कंप्लायंस के लिए एंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। प्लस इफ समथिंग हैज़ वेंट रॉन्ग, तो वो डिबग करने के लिए एज एन यूज़र आई वुड लाइक टू सी कि उस समय मेरा हाइट क्या था, अगर कोई कंप्लायंस में ब्रीच हुआ है तो आई वुड नीड दैट डेटा। तो फ्लाइट लॉग एज एन हिस्टोरिकल डेटा मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है, और अगर वो मिसिंग है तो इट्स a big concern as an user for me। सही, और कोई? ठीक है, तो एज महेश एक्सप्लेन कि ये बहुत एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, एंड ये सेफ्टी कंप्लायंसेस ऑडिटिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। प्लस यूज़र को ये नॉलेज होता है कि एक्चुअली ड्रोन कहाँ गया है वो पूरे जर्नी के ड्यूरिंग, किसके पास कंट्रोल था ड्रोन का, एंड कौन कौन से पॉइंट्स पे गया। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल होता है। क्या पता प्रॉब्ली इसमें कुछ एक क्रैश हो गया ड्रोन का, एंड हमारे पास लॉग्स नहीं है कि कौन उड़ा रहा था, क्या कमांड्स दे रहा था। तो दिस इज सेफ्टी क्रिटिकल। ठीक है, ठीक है। तो वापस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आते हैं। तो प्रॉब्लम ये था कि यूज़र ने रिपोर्ट किया था कि उसने 2 फ्लाइट्स किए थे, एक फ़्लाइट का फ्लाइट लॉग बना बट दूसरे फ्लाइट का फ्लाइट लॉग नहीं बना, एंड उसे पता ही नहीं कि ड्रोन ने क्या किया उस पूरे ड्यूरेशन के लिए। अभी नेक्स्ट, अगर इसको किसी को डिबग करना होता तो उससे पहले क्या कोड कैसा चलता है वो एक हाई लेवल पे समझ लेता है, ताकि पूरा वो जर्नी से वॉक थ्रू करा पाए कि क्या मैनुअल डिबगिंग स्टेप्स अगर करना होता है किसी को तो करता। तो ठीक है, तो सबसे पहले होता है डॉकिंग स्टेशन।
डॉकिंग सेशन कनेक्ट होता है एक MQTT ब्रोकर पे, जहाँ पे वो जो भी IoT डिवाइसेस स्टैंडर्ड अपना डेटा भेजते रहते हैं MQTT ब्रोकर पे, तो दैट इज़ दैट। ग्रीन में जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो सब अलग 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 माइक्रो सर्विसेज है। जैसे ही एक यूज़र प्रॉब्ली अपने डैशबोर्ड पे जाता है एंड ड्रोन को एक मिशन देता है, तो सबसे पहले जो भी रिक्वेस्ट है वो सब ये मिशन मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू ड्राइव होती है, एंड मिशन मैनेजमेंट सर्विस एक फ़्लाइट आईडी जनरेट करता है वो ड्रोन के लिए, और वो फ़्लाइट आईडी भेज देता है नेक्स्ट सर्विस को। ठीक है, अभी जैसे ही ड्रोन उड़ जाता है तो एक क्रिटिकल सर्विस होती है जो एक्चुअल में ड्रोन जो भी डेटा पूरे रन टाइम में बता रहा है वो सब कैप्चर कर रही होती है। ये स्पेशली हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम मिडल लेयर है जो भी ये सब ऑपरेशंस है, नीचे जो भी डॉकिंग स्टेशन का लेयर है वो है, हम मिडल सॉफ्टवेयर लेयर है, एंड ऊपर यूज़र यूज़ कर रहा है डैशबोर्ड के थ्रू। तो एक्चुअल ड्रोन ने पूरे फ्लाइट के जर्नी के थ्रू क्या क्या डेटा रिपोर्ट किया, कहाँ कहाँ गया है, ये सब ये मॉड्यूल कैप्चर करता है। रॉ डेटा कैप्चर सर्विस में सिंप्लीफाई कर रहा हूँ सब चीज़ें। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रोन जो भी अपना टेलीमेट्री इंफॉर्मेशन देता है कि वो करेंटली कौन से कहाँ पे कौन से लोकेशन पे है, कितने ऑल्टीट्यूड पे है, प्रॉब्ली उसमें कुछ हेल्थ अलर्ट्स आ रहे हैं, ये सब कैप्चर होता है ये टॉपिक ट्रांसलेटर सर्विस के थ्रू, एंड आगे प्रोपोगेट हो जाता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सर्विस है वो है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। यही है जो फ्लाइट लॉग्स बनाता है। जैसे ही कोई ऑपरेशन होता है एंड मिशन मैनेजमेंट उसे बताता है कि एक नया फ्लाइट आईडी जनरेट हुआ है, तो ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सर्विस है ये सारा जो भी टेलीमेट्री है वो सब कैप्चर करता है एंड फाइनली ELK पे पुश करता है। ELK पे तो ठीक है, ELK पता रहेगा शायद से लोगों को, तो ELK जनरली अब डेटा पुश करता है एंड फिर डेटा रिट्रीव करते हैं उससे। ठीक है, तो ठीक है, एंड जब तो इसमें हम रॉ फ्लाइट डेटा पुश करता है एंड फाइनली आता है लॉग्स एग्रीगेटर सर्विस। तो कोई भी यूज़र जब भी फ्लाइट लॉग से सेक्शन में जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, तो यहाँ से जो भी फाइनली डेटा आ रहा है वो मिलता है लॉग्स एग्रीगेटर सर्विस से। ठीक है, तो एक फ्लाइट लॉग बनने के पीछे इतना सब पीछे प्रोसेसिंग होता है। एंड अभी अगर यूज़र ने मुझे रिपोर्ट किया, जैसे यूज़र ने बस एक सिंपल सा रिपोर्ट किया कि उसने 2 फ्लाइट दिए, उसमें से एक फ़्लाइट का लॉग बना, दूसरे फ्लाइट का लॉग नहीं बना। अभी यूज़र के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, उसके पास बस एक फ़्लाइट आईडी है और उसने अपना टाइम स्टैम्प बताया कि भाई मैंने इस टाइम पे फ्लाई किया था, अभी लॉग क्यों नहीं बना। इतने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन से और इतने बड़े सिस्टम पे जाके अगर मुझे आज डीबग करना होता तो मैं क्या करता। तो इसमें किसी को इशू दिख रहा है कि एक फ़्लाइट लॉग बनाने के पीछे कितना बड़ा सिस्टम है, और मैनुअली अगर मैं डीबग करने जाता तो कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं अगर मैनुअली से डीबग करने जाता, सबसे पहले मैं देखता कि भाई डॉक ने अपना डेटा भेजा कि नहीं है। क्या पता डॉक ने ही अपना डेटा MQTT को नहीं भेजा, ये फर्स्ट लेयर होता। अगर डेटा उसने भेजा है तो क्या जो मिशन मैनेजमेंट सर्विस है उसने फ़्लाइट आईडी जनरेट की है कि नहीं की है, क्योंकि अगर वो फ़्लाइट आईडी जनरेट नहीं करेगा तो फ़्लाइट लॉग्स नहीं बनेंगे। ये सेकंड स्टेप होता। थर्ड स्टेप, क्या पता हम तक डेटा आया है बट हमने वो टेलीमेट्री ट्रांसलेट नहीं की है ताकि आगे कंज्यूम हो पाए। फिर मैं टॉपिक ट्रांसलेटर सर्विस के लॉग्स देखता। फिर नेक्स्ट सेक्शन, अगर फ़्लाइट आईडी भी जनरेट हुई है, हमने लॉग्स के लिए टेलीमेट्री ट्रांसलेट भी किया है, तो मैं देखता कि हमने वो डेटा फाइनली कैप्चर करके ELK पे भेजा है कि नहीं भेजा है। तो मैं फ़्लाइट डेटा रिकॉर्डर के लॉग्स देखता, एंड अगर ये पूरा प्रोसेस हो गया तो फिर मैं फाइनली देखता कि लॉग्स एग्रीगेटर सर्विस ने वो रॉ फ्लाइट लॉग्स लेके प्रोसेस किया है कि नहीं किया है। इतना सब जब हो जाता तब अगर इस साइड में कुछ इशू नहीं है तो फिर मैं फ्रंट एंड में जाता, बट वो ठीक है अभी के लिए। तो जस्ट रिकैप करने के लिए कि क्या क्या स्टेप्स हुए, तो हमारे पास फ़्लाइट आईडी आती है, डिवाइस डिटेल्स आता है, हम जाते हैं रॉ लॉग्स देखने के लिए कि एक्चुअली डिवाइस ने डेटा भेजा कि नहीं भेजा। फिर हम देखते हैं कि जो भी डेटा हम तक आया है
उसको हमने प्रोसेस वो टेलीमेट्री प्रोसेस की है कि नहीं की है, विच इज़ थर्ड स्टेप। फिर हम मिशन मैनेजमेंट वाली सर्विस देखते हैं कि फाइनली उसने जनरेट की थी कि नहीं जनरेट की थी फ्लाइट आईडी। फिर फोर्थ स्टेप है कि हमने फ्लाइट लॉग कैप्चर किया था कि नहीं किया था, एंड अगर वो हो जाए तो ELK पे डेटा पुश हुआ था कि नहीं होता, क्या पता ELK डाउन हो उस टाइम पे, या फिर हमने गलत इंडेक्स पे डेटा पुश कर दिया हो, तो विच इज़ दिस स्टेप। एंड फाइनल स्टेप इज़ लॉग्स एग्रीगेटर ने वो डेटा लेके फाइनल फ्लाइट लॉग बनाया कि नहीं बनाया। तो दिस इज़ द होल वर्क फ्लो जस्ट टू डिबग वन फ्लाइट लॉग। तो किसी को इश्यूज दिख रहे हैं इसमें कि क्या प्रॉब्लम्स है इसमें? ठीक है अमोक। lot of manual work and what the highly complex distributed system है, there is lot of services, lot of like code जो which is like lot of code that has been written in different services and lot of other tooling as well which might fail. So like tooling level पे failures हो सकते हैं, service level पे failures हो सकते हैं. Like actually tracing all of this would take a lot of time. और किसी को इश्यूज दिख रहे हैं ये जो भी मैनुअल वर्क फ्लो है उस सब में? इसमें जितने भी मूविंग पार्ट्स है सबका कॉन्टेक्स्ट एक डेवलपर को होना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मोस्ट लाइकली दिस वाज बिल्ट बाय 4 डिफरेंट डेवलपर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो किसी एक बंदे को सब कॉन्टेक्स्ट लेके सही जगह से सब डिबग करना है मोस्ट लाइकली टू मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। सही, ठीक है। तो अभी एक स्ट्रेस डेवलपर जो ये पूरा वर्कफ्लो के थ्रू जा रहा है, उसको इतना सब कॉन्टेक्स्ट लेना है, जो भी मैंने पिछले लेयर में बताया, इतने सारे सर्विसेज का नॉलेज लेना है, इतने ELK भी देखना है उसको, जो भी आपका लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उस पर आपको एप्लीकेशन लॉग्स भी देखना है। ये सब देखने के बाद जो हार्ड पार्ट है उसको RCA भी देना है फिर उसको इमीडिएट फिक्सेस सजेस्ट करना है, एंड इसमें जो भी लॉन्ग टर्म फिक्सेस करना है, इमीडिएट फिक्सेस तो जस्ट ताकि ऑपरेशनल कंटिन्यूटी चलते रहे उस यूज़र की, वो फिक्स नहीं है। एक्चुअल फिक्स के लिए जो भी लॉन्ग टर्म फिक्सेस करने वो सब अगर एक डेवलपर करने जाता तो अलग अलग इंटरफेसेस में जो भी उसका कॉन्टेक्स्ट बनते जाता है, जो भी कॉन्टेक्स्ट ओवरलोड होते जाता है, वो कॉन्टेक्स्ट मिस हो जाता है इवेंचुअली। एक डेवलपर के लिए ये मैनुअली ये पूरा प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। ठीक है, तो हमें जब ये प्रॉब्लम फेस हुई तो हमने सोचा कि ये जो सारे स्टेप्स है, ये जो हम कर पा रहे हैं, अगर हम इसे AI से कराएं तो कैसे कराएंगे, क्योंकि इसमें बहुत अलग सिस्टम्स एट प्ले है। AI को पूरा ये जो भी आर्किटेक्चर उसको नहीं पता, उसको अगर मैं बोल दूं कि भाई तू जा डिबग करके, तो वो पता नहीं एक इशू के बदले कुछ दूसरा इशू डिबग करके लाएगा और एक फिक्स के बदले दूसरा बग छोड़ के आएगा। तो इसको कंट्रोल्ड वे में, रिलायबल वे में कैसे करेंगे? किसी के पास आंसर्स है? कोई बताना चाहेगा? In your system, how will you think when there are so independent modules as such? तो आपके सिस्टम में ये चीज़ कैसे प्लग इन होगी? So I'll pass the context of the whole architecture as a whole to the cloud code, and then I'll specify what's the issue needs to be resolved, and the more relevant context. Well, it really depends what the issue is, but mostly everything is context. And how do you pass that context? क्योंकि हर प्रॉब्लम का अपना अपना कंटेक्स्ट है कि एक बार में पूरे सिस्टम का एक बार में कॉन्टेक्स्ट कैसा होगा? It's not possible to, even the context window is like 200K, so you cannot get all the context of everything at once. But you can create a sort of high level blueprint which you store in a doc and basically create or use existing MCPs to retrieve the context. What MCPs? कौन से MCPs यूज़ करता हो? For each task, I use different ones. Like if there are not, I do develop as well. So if there is no MCP already existing, I develop them through the APIs, basically creating a wrapper around it and then use it. So that's it gets a lot easier to debug and continue the case.
सही है। तो और कोई अटेम्प्ट करना चाहेगा इसको सॉल्व करने के लिए मैनुअली, या फिर कोई अगर दूसरा वर्कफ्लो समझ में आ रहा है जिससे ये पूरा अच्छे से डिबग हो जाए कम टाइम में रिलायबली? ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सही। तो ठीक है, तो जो भी मैनुअल वर्कफ्लोज में हमने जितने भी स्टेप्स देखे, इसमें मेजॉरिटी चीज़ जो है वो है कॉन्टेक्स्ट। इसमें एक डेवलपर को अलग अलग जितने भी माइक्रो सर्विसेज बताए उस सब का कॉन्टेक्स्ट होना पड़ेगा। एंड अगर वही कॉन्टेक्स्ट किसी तरीके से हम एआई को दे पाए कि ये पूरे वर्कफ्लो में ये ऐसा पूरा कोड का फ्लो है, अगर कोई इशू डिबग करना है तो प्रॉब्ली ये लॉग्स को इस ऑर्डर में अगर वो देख पाए, क्योंकि लॉग्स फेच करना एआई के लिए बड़ी बात नहीं है, बट क्या लॉग्स फेच करना है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। एंड उसके लिए अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में उसे बता पाए कि ये फ्लो के लिए ये स्ट्रक्चर में लॉग्स अगर वो फेच करके कर पाए तो काफ़ी अच्छे से आउटपुट देता है। तो फाइनली जो हमारा वर्कफ्लो है ये ऐसी चीज़ें डिबग करने के लिए, दैट इज़ दिस। तो फर्स्ट पार्ट इज़ द सेम, यूज़र कम्स अप, वो अपना फ्लाइट आईडी देता है, डिवाइस डिटेल्स देता है एंड अपना प्रॉब्लम बताता है। सॉरी, तो नेक्स्ट हम जो भी आप LLM यूज़ कर रहे हो उसका कोई भी सेशन चालू कर सकते हो। एंड बाउंटी करके एक कमांड है, तो बाउंटी इज़ नथिंग, मैं एक बार पहले हाई लेवल वर्क ये ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद हम हैंड्स ऑन करेंगे। तो बाउंटी एक स्पेशलाइज्ड वर्कफ्लो है जो ये पूरा जो भी मैंने मैनुअल वर्कफ्लो पीछे बताया वो पूरे को ऑटोमेट कर सकता है। तो वंस यू स्टार्ट द सेशन विद दिस बाउंटी कमांड, ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स नहीं मिलेगा, ये बनाना पड़ेगा आपको, जो ये पहले से बता रहा हूँ मैं। तो आप जैसे ये बाउंटी कमांड के साथ चालू करोगे वो आपको प्रॉम्प्ट करता है कि मुझे ये डिटेल्स चाहिए, प्रॉब्ली उसे फ्लाइट आईडी चाहिए, डिवाइस डिटेल्स चाहिए, एंड उसके साथ साथ आप उसको एडिशनल मेटाडाटा दे सकते हो कि मेरे पास ये टूल्स है अभी डिस्पोजल के लिए। एंड बाकी सारे प्रॉब्ली अगर आप कोई DB यूज़ कर रहे हो, वो DB का अगर आपके पास MCP नहीं है तो उसको पहले से बता दो, ताकि अगर उसको उसमें कुछ ऑपरेशंस करना पड़े वो पहले से आपको नोटिफाई कर ले, इंस्टेड कि वो अज्यूम करे कि भाई DB तो है नहीं उसके पास तो वो कुछ भी रैंडम दे देगा। तो उससे अच्छा पहले ही उसको स्पेसिफाई कर लो। ये सब जब हम इस स्टेज पे आता है एंड वो जो भी आपको प्रॉम्प्ट करता है, आप वो सब जैसे डिटेल्स भर देते हो, उसको वो एक मेटा प्रॉम्प्ट लेके उसको स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेता है। एंड ये स्टैंडर्डाइज स्ट्रक्चर से ही पूरा जो बाउंटी का वर्कफ्लो है वो चलता है। नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, मेटाडाटा हो गया, फिर आपको कुछ करना नहीं है, वो जो टूल कॉल्स कर रहा है, वो जो जिस स्टेप्स के थ्रू जा रहा है वो मॉनिटर करो, क्योंकि मॉनिटरिंग इज़ द की। अगर मॉनिटर नहीं करोगे तो वो कुछ भी RCA दे देगा। तो ईच स्टेप पे उसे मॉनिटर करो एंड फाइनल जो ये पूरे वर्कफ्लो का रिजल्ट निकलता है दैट इज़ RCA, जो भी आप टेक्निकल RCA या फिर कस्टमर फेसिंग RCA वो दे सकते हो। उसके साथ साथ सिंस उस पूरे वर्कफ्लो को कोड का कॉन्टेक्स्ट है एंड उसको पूरे लॉग्स का भी कॉन्टेक्स्ट है अभी, तो वो आपको इमीडिएट फिक्सेस बता देता है कि प्रॉब्ली जैसे फ्लाइट लॉग्स का प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली मैं क्या कमांड्स रन कर सकता हूँ ताकि मैं उसको रिट्रीव कर पाऊँ उस फ्लाइट लॉग को, ताकि जो भी यूज़र है, एंड यूज़र है, उसका ऑपरेशनल कंटिन्यूटी ना रुके। एंड नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म फिक्सेस, सो दैट माइट प्रॉब्ली बी आर्किटेक्चरली कुछ चेंज करना है इसके वजह से ये इशू पॉपअप ही ना हो। तो दैट इज़ द फाइनल आउटपुट ऑफ दिस वर्कफ्लो। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है इस पर? सही, ठीक है। तो हम जो फ्लाइट लॉग्स का प्रॉब्लम मैंने इनिशियली बताया था, जस्ट टू रिकैप, कि यूज़र ने रिपोर्ट किया था कि उसने 2 फ्लाइट्स किए थे, एक फ़्लाइट का उसको फ़्लाइट लॉग मिला, दूसरे फ्लाइट का फ़्लाइट लॉग नहीं मिला। एंड वो उसके लिए बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ड्रोन ने उस ड्यूरेशन में किया क्या, प्रॉब्ली कौन से लोकेशन पे गया, कौन पायलट कर रहा था, वो सब उसके पास डेटा है ही नहीं। तो ठीक है, तो यही प्रॉब्लम लेता है हम हैंड्स ऑन करने के लिए। तो मैं ये जो नया बाउंटी का वर्कफ्लो है उसके थ्रू वॉक थ्रू कराता हूँ कि अगर मुझे अभी डिबग करना होता तो मैं क्या स्टेप्स करता। ठीक है, तो सबसे पहले क्लाउड कोड का या फिर जो भी LLM आपका वो सेशन चालू कर लो आप।
तो यहाँ से जो बाउंटी का वर्कफ्लो है वो इनिशियलाइज कर लिया हमने। जो भी आपका रिपोजिटरी रहेगा उसमें एक कॉमन सेक्शन है डिबगिंग करके, सबको दिख पा रहेगा? तो ठीक है, बाउंटी इनिशियलाइज हो गया है। अभी सबसे पहले जो वो प्रॉम्प्ट पूछता है दैट इज़ कोई इंटरनल इशू है या फिर कोई कस्टमर फेसिंग इशू है, ताकि वो आरसी अकॉर्डिंगली बनाए। तो ये सिंस एक कस्टमर फेसिंग इशू है तो मैं सेकंड वाले पे जाता हूँ। फिर वो पूछता है कि सिवेरिटी क्या है, वो हमेशा क्रिटिकल ही डालना उस पर ताकि वो जल्दी डिबग करे। एंड नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज़ द क्रिटिकल पार्ट, वो आपको पूछता है कि हाई लेवल पे इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स इन्वॉल्व है, क्योंकि इस सर्विस ये जो मोनोरेपो है उसमें बहुत सारे सर्विसेज है, 20+ सर्विसेज है। तो एक डायरेक्शन वे में लेके जाना उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो डायरेक्शन वे में लेके जाने के लिए वो हाई लेवल पे आप इसको बता सकते हो कि कौन कौन से सर्विसेज फाइनली उसे देखना है। तो इसमें मैं मिशन मैनेजमेंट ले लेता हूँ। प्रॉब्ली इसमें अगर जो सर्विस नहीं दिख रही है उसका नाम डाल दो। ठीक है, तो वो करने के बाद डायरेक्टली सबमिट आंसर्स। इस स्टेप पे दो चीज़ें होती है, ये बैकग्राउंड में अपना मेटा प्रॉम्प्ट बना रहा होता है। तो द मेटा प्रॉम्प्ट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मेटा प्रॉम्प्ट में फाइनली जो भी आप उसे इनपुट दे रहे हो, जो भी कस्टमर के इनपुट डिवाइस डिटेल्स है, फ्लाइट आईडी है, उसको क्या कर रहा है वो फिलअप करता है इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कोर प्रिंसिपल्स है इसके कि एजम्पशंस नहीं बनाने चाहिए। जो भी है अगर डिटेल्स उसके पास कुछ नहीं है तो फिर प्रॉम्प्ट करो यूज़र को ताकि वो डिटेल्स भर पाए। फाइनली ये इसमें फेजेस है कि किस फेज़ में ये पूरा बाउंटी का वर्कफ्लो चलाना है। तो इसमें क्रिटिकल आइडेंटिफायर्स है। आइडेंटिफायर्स इज जो आप लॉग्स में सर्च करते हो, विच कैन बी द डिवाइस आईडी, प्रॉब्ली द फ्लाइट आईडी। तो ये क्रिटिकल आइडेंटिफायर्स जो भी यूज़र ने रिपोर्ट किया है उससे इस स्ट्रक्चर में डाल देता है ताकि लॉग में सर्च करना इजी हो। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वो मुझे पूछ रहा है फाइनली कि क्या इशू है, मिशन इशू है, डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, लॉगिंग, या फिर मैं कुछ और भी टाइप कर सकता हूँ। तो ठीक है, तो इसमें कस्टमर ने जो भी फाइनल रिपोर्ट किया था, जो भी इशू था, मैंने वो कॉपी पेस्ट करके इसको दे दिया है। एंड ये सब इंफॉर्मेशन लेके, ठीक है, वो ऑप्शंस क्या है वो थोड़ा आउट लाउड बता सकते हो? क्या क्या वो ऑप्शंस क्या है वो थोड़ा आउट लाउड बता सकते हो? ठीक है, वो दिखता नहीं। तो ये बिजनेस इम्पैक्ट पूछ रहा है। फाइनली वो फ्लाइट लॉग्स का इशू जो भी मैंने दिया, तो क्रिटिकल है, हाई है, तो फिर क्रिटिकल डाल दो। एंड फाइनली जो भी उसको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए था यूज़र से वो सब मिल चुका है, इशू मिल चुका है उसको। एंड ठीक है, नेक्स्ट जो वो चीज़ करता है, ये पूरे बाउंटी के सेशन में जो जो चीज़ें करता है वो अपना एक फोल्डर है बाउंटी सेशन करके, एंड इसमें एक नया फोल्डर क्रिएट करके उसमें डिटेल्स डालते रहता है। ये डिटेल्स क्यों इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अगर आपका या फिर कॉम्पैक्ट हो जाता है सेशन, या फिर आप दूसरा क्लाउड का सेशन चालू करते हो, तो यही सब डिटेल्स यूज़ करके आप वही जहाँ पे आपने लेफ्ट ऑफ किया था वो से चालू कर सकते हो। सो ठीक है, तो उसने एक नया बना दिया है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल प्रॉम्प्ट जो वो बना रहा है। तो इसमें
सेशन आईडी है, प्रॉबल समरी है कि 2 मिशन एग्जीक्यूट हुए थे, जो हमने उसे इन्फॉर्मेशन दिया था कस्टमर ने जो रिपोर्ट किया था। एक्सपेक्टेड बिहेवियर भी वो खुद भर देता है कि फ्लाइट लॉग शुड बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड फॉर ईच मिशन, बट इसमें नहीं बना। फर्स्ट मिशन सक्सेसफुली कंप्लीटेड बट ड्रोन आर्म्ड, नो फ्लाइट लॉग वॉज क्रिएटेड, ये उसने बना दिया है। एंड अफेक्टेड सिस्टम में जो हमने उसे इनिशियली मॉड्यूल्स दिए थे जो उसे देखना है, मिशन मैनेजमेंट एंड लॉग्स एग्रीगेटर, वो भी उसने फिलअप कर दिया। ठीक है, इस सेक्शन पे 2 चीज़ें होती है, जो भी आपने उसे मॉड्यूल्स बोले हैं 2 चीज़ें कर सकते हो आप। अगर वो मॉड्यूल्स का डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे अगर इस फ्लाइट लॉग्स का पूरे सिस्टम का डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो खुद कोड में जाता है। एंड जैसे आप इसमें देख पा रहे हो कि वो मिशन मैनेजमेंट का भी कोड फ्लो देख रहा है जो भी इस लॉग से रिलेटेड है। इसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल है विच इज़ लॉग्स एग्रीगेटर, वो उसका देखता है। एंड जब उसके पास वो सब इंफॉर्मेशन आ जाए तब जाके वो लॉग्स के लिए सर्च करता है। लकीली इस केस में मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन था, तो फिर वो वही लेवरेज कर रहा है इसके लिए। ठीक है, उसको लॉग्स मिल गए। उसने यहाँ पे हमारा जो मेन एप्लीकेशन लॉग्स के लिए प्लेटफॉर्म है दैट इज़ डायनाट्रेस। आप ग्राफाना या फिर जो भी यूज़ करते हो वो सब डायरेक्टली इसमें डाल सकते हो। तो इसने अपना क्वेरी स्टार्ट कर दिया है, वो लॉग्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया है। अभी एक मेजर कंसर्न जो लोगों को आता है दैट इज़ कि प्रॉब्ली उनका ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म जो भी वो यूज़ करते हैं, जो एप्लीकेशन लॉग्स के लिए करते हैं, उसका MCP नहीं है। तो उसके सिंपल स्टेप्स होता है, जनरली आप जो भी वो सब प्रोवाइडर्स है उसके ही पहले पेज में जाके देख लो। मोस्ट प्रोबेबली उनके MCPs होंगे बट पता नहीं होंगे, तो फिर वो देख सकते हो। सेकेंड केस है जो आप कर सकते हो दैट इज़ विच ही ऑल्सो मैंशन कि कॉन्टेक्ट 7 लेके या फिर जो भी उनके API डॉक्स है वो लेके क्लाउड कोड को या फिर कोई भी LLM को देके खुद का MCP बना सकते हो उसका, प्रोवाइडेड आपके पास एक्सेस टोकन है उसका। एंड उस पर आप स्कोप्स लिमिट कर सकते हो कि सिर्फ रीड एक्सेस है, एंड उसके बेसिस पे खुद का MCP बना सकते हो। उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं है, क्लाउड कोड खुद बना के दे देगा। और एक जो मेजर चीज़ होती है, जैसे इस पे अभी वो इतने अच्छे से MCP कॉल कैसे कर पा रहा है, क्योंकि जनरली जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे चालू किया था तब वो कॉल्स नहीं कर पाता था। वो 3 सेशन ले लो, 4 सेशन ले लो, वो बस कॉल करना कैसे वो फिगर आउट करता है। तो इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि जो भी टूल्स आप इस पर इंटीग्रेट कर रहे हो, प्रॉब्ली आपने स्लैक का MCP डाला है, डायनाट्रेस का डाला है, या फिर ग्राफाना का डाला है, या फिर सेंट्री का MCP डाला है, तो उसका एक गाइड बना दो। तो टूल्स गाइड करके एक सेक्शन है यहाँ पे। सिंस मैं सिर्फ डायनाट्रेस यूज़ कर रहा हूँ, देन जो भी मेरे सेशंस के लर्निंग है जब मैंने डायनाट्रेस यूज़ किया है, फाइनली डायनाट्रेस लेवरेज करके एक DQL क्वेरी बनाना कैसे है और उसे फाइनली MCP से कॉल कैसे करना है, वो सब लर्निंग्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दैट इज़ क्रिटिकल अगर आपको ये बहुत जल्दी वर्कफ्लो अचीव करना है, वरना ये सिर्फ टूल कॉल ही फटते रह जाएगा और कुछ अचीव नहीं होगा। ठीक है, तो DQL, तो डायनाट्रेस अपना एक खुद का क्वेरी लैंग्वेज देता है विच इज़ DQL। ग्राफाना में भी प्रॉब्ली उसका कुछ होगा। हाँ सही। तो ठीक है, तो यहाँ पे उसका टोकन एक्सीड करने लगा तो वो लिमिट्स में कॉल कर रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी वो ड्रोन के आर्मिंग इवेंट्स चेक कर रहा है, जो भी उसने कोड फ्लो से निकाला है, जो हमने पिछले फ्लो में भी देखा था कि ड्रोन आर्म होने पे ही फ्लाइट आईडी जनरेट होती है। तो अभी वो आर्मिंग इवेंट्स देख रहा है खुद ही। ठीक है, तो जब तक वो देखता है मैं ये वर्कफ्लो के और थोड़े निटिग्रिटीज बता देता हूँ। ये इन्वेस्टिगेशन लॉग क्या है वो बताओ, जो भी जनरेट किया है। हाँ, ठीक है। तो दिस इज़ द न्यू सेशन जिस पे जो भी हम सेशन रन कर रहे हैं उसके डिटेल्स है इसमें। तो उसने बग डिटेल्स भर दी है इसके। फाइनली जो उसने यूज़र से इंफॉर्मेशन गैदर किया है, उसने कैटेगराइज कर लिया है कि ये बग फ्लाइट लॉग्स का ही है। एंड थर्ड सेक्शन इज़ इन्वेस्टिगेशन लॉग। तो इसमें वो उसने क्या क्या स्टेप्स किए ये पूरे जर्नी के थ्रू वो लॉग करते जाता है, इसमें अपेंड करते जाता है।
तो जैसे इसने एक्चुअली इसमें रूट कॉज ही उसने दे दिया है स्टार्टिंग समरी में कि फ्लाइट आईडी मिसमैच ड्यू टू डुप्लीकेट मिशन एग्जीक्यूशन। तो इस रूट कॉज पे आते हैं हम और वैलिडेट करते हैं कि कितना सही है। बट टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स दी है उसने कि मिशन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था इतने बजे, एक फ्लाइट आईडी जनरेट हुई, ये थी उसकी मिशन आईडी, 36 वे पॉइंट्स का मिशन था और तभी ड्रोन डिसआर्म था। नेक्स्ट उसके प्रॉब्ली जस्ट 30 सेकेंड्स के बाद एक नई फ्लाइट आईडी जनरेट हुई, उस वो जनरेशन में क्या लॉग मैसेज आया था वो उसने कैप्चर किया है। एंड ठीक है, इसके बाद जो भी टेलीमेट्री आई वो नई फ्लाइट आईडी से टैग हो गई, बट जो हमारा सिस्टम था उसने पुराना फ्लाइट आईडी ही लिया, अज्यूम किया, जिसकी वजह से उसको उसके रिलेटेड कोई भी लॉग्स नहीं मिले एंड फाइनली उसका फ्लाइट लॉग नहीं बना। ठीक है, इसके बाद वो पूरा उसका ट्रैक करता है। इसमें उसने बताया कि ड्रोन आर्म हो गया है, ये एक क्रिटिकल इवेंट है, प्रिपेयर फ्लाइट लॉग, ये अगर नहीं होगा तो फिर फ्लाइट लॉग अल्टीमेटली नहीं बनेगा। वो फायर हो चुका है बट वो अभी भी फर्स्ट फ्लाइट आईडी यूज़ कर रहा है, ना कि सेकंड जो कि सिस्टम में जनरेट हुई थी। फिर मिशन का जो प्रोग्रेस है वो उसने बताया। फिर फाइनली 3:20 को ड्रोन डिसआर्म हो गया एंड एंड फ्लाइट लॉग का इवेंट भी ट्रिगर हो गया। ये सब उसने लॉग्स देख के खुद बताया। एंड ठीक है, फिर फाइनली फेलियर इवेंट, जब ELK से जो भी सिस्टम है उसने पुराने फ्लाइट आईडी के अकॉर्डिंग लॉग्स फेच करना ट्राई किया बट उसे ELK में डेटा नहीं मिला उस फ्लाइट आईडी अकॉर्डिंग, तो उसने वो डाला इस पर। ठीक है, एंड सेकेंड मिशन जो यूज़र ने बोला है कि सब सक्सेसफुली हुआ है, उसके भी इवेंट्स उसने डाला है कि एक ही फ्लाइट आईडी बनी थी एंड फाइनली ठीक है हो गया। एंड इस कंक्लूजन तक, फाइनली इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए क्या क्या जो भी आपका लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसके क्या क्या क्रिटिकल लॉग्स उसने देखे, उसका समरी यहाँ पे उसने डाला है। ठीक है, तो आई थिंक उसने डाल दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो उसने अपना फाइनल अपना रूट कॉज बता दिया है कि 2 फ्लाइट आईडी जनरेट हुई थी, इसकी वजह से नहीं बना। इसके बाद इस स्टेप के बाद 2 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन इज कि जो भी उसने टेक्निकली आपको समझाया उसको पैलेटेबल बनाने के लिए कस्टमर फेसिंग RCA बना पाओ। वो करने के लिए यहाँ पे आपका जो भी RCA का टेम्पलेट होगा वो डाल सकते हो आप। तो इसमें एक RCA का टेम्पलेट डाला हुआ है, वो इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपका RCA बनाएगा। तो मैं एक सैम्पल RCA बता देता हूँ कि कैसे दिखता है। ठीक है, तो उसने रूट कॉज एनालिसिस मिसिंग फ्लाइट लॉग्स चालू किया है। इसमें वहाँ पे उसने समरी दिया है कि क्या हुआ था, यूज़र के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था। तो यूज़र ने मिशन नेम्ड ये फ्लाई किया, डेट टाइम दिया है, कौन सा डॉक पे फ्लाई किया है, मिशन फाइनली कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्या किया उस ड्रोन ने ओवरऑल उस पूरे मिशन में। एंड फाइनल उसका जो इशू था कि फ़्लाइट लॉग नहीं बना, तो उसने एक हाई लेवल ओवरव्यू कैप्चर किया यहाँ पे। एंड यहाँ पे फिर वो टेक्निकल इश्यूज बता रहे हैं कि क्या फाइनली हुआ ये पूरे फ्लाइट के ड्यूरिंग। इससे फिर ठीक है, कस्टमर को क्या इम्पैक्ट हुआ वो उसने बताया। ये सब देने के साथ साथ वो इमीडिएट फिक्सेस बताता है कि अभी ताकि ऑपरेशनल कंटिन्यूटी कंटिन्यू हो तो वो क्या कर सकता है। तो सिंस उसके पास ये क्रिटिकल है, इस पूरे वो क्लाउड कोड के सेशन के पास उसको पूरे सिस्टम का कॉन्टेक्स्ट है, अभी उसको पूरे डेटा फ्लो कहाँ से कहाँ होता है वो सब पता है, तो वो आपको इमीडिएट फिक्सेस सजेस्ट कर सकता है। यही चीज़ अगर आप एक नया क्लाउड कोड का सेशन लो, उसको कुछ कस्टमर का क्या इशू था वो सब कुछ ना बताओ और बस उसे बोलो कि इसमें क्या इश्यूज है निकाले, वो हाईली लाइकली है कि वो ये इशू नहीं पकड़ेगा क्योंकि उसे पता ही नहीं कि आर्किटेक्चर के फ्लॉज क्या है, जो पता लग सकता है जब कोई इशू रिपोर्ट होता है। तो इसने क्विक रिकवरी के लिए यहाँ पे बताया कि
मैनुअल फ्लाइट लॉग जनरेट कर सकता है एंड मैनुअल फ्लाइट लॉग कैसे जनरेट कर सकते हैं वो भी उसने बताया। उसके लिए एक नया डॉक्यूमेंट बनाता है वो, विच इज़ फिक्स प्रपोजल। फिक्स प्रपोजल में सिर्फ इमीडिएट फिक्सेस एंड लॉन्ग टर्म में हम इसमें ये पूरे आर्किटेक्चर में क्या चेंज करेंगे जिससे कि ये इशू वापस रिपीट ना हो, वो सब रहता है। ठीक है, तो उसने डेटा रिकवरी के स्टेप्स बता दिए हैं। सबसे पहले देख लो कि टेलीमेट्री एग्जिस्ट करता है कि नहीं, एंड फिर फ्लाइट लॉग्स जनरेट की एपीआई कॉल करके, जो कि सेकेंड फ्लाइट आईडी था जो कि हमारे सिस्टम को नहीं पता था, उसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हो नया जो भी उसका मिसिंग फ्लाइट लॉग है वो। ये सब है, एंड फिर उसने एक चेकलिस्ट दे दी है कि ये सब आपने फॉलो किया है कि नहीं किया है। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्रिटिकल स्टेप इज़ अलर्टिंग, ताकि ऐसा कभी भी इशू हो तो आपको अलर्ट्स आए, रेलेवेंट अलर्ट्स आए। तो उसने अलर्टिंग का भी सेक्शन डाल दिया एंड कैसे अलर्ट जनरेट करना है वो सब उसने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज जो उसका लॉन्ग टर्म फिक्स है। तो ठीक है, एक उसने फिक्स बताया कि कभी भी एक मिशन का रिक्वेस्ट आता है, एग्जीक्यूशन का रिक्वेस्ट, तो वो अंधा फ्लाइट आईडी जनरेट कर लेता है, वो चेक नहीं करता कि फ्लाइट आईडी पहले से जनरेट है कि नहीं है। तो उसने वो फिक्स सजेस्ट किया है। प्लस उसने कोड में कौन सा लाइन चेंज करना है वो बता दिया है, जो कि क्योंकि इसमें पूरा जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो सब एक ही बाउंटी वाले सिस्टम के पास है, तो वो स्टार्ट टू एंड सब कुछ ड्राइव करता है। तो कहाँ पे चेंजेस करना है उसने ये सब बता के कर दिया है। तो अगर आपको अभी ये फिक्सेस इंप्लीमेंट करना है ये बाउंटी के सेशन के बाद, तो आप डायरेक्टली ये फिक्स प्रपोजल वाला डॉक्यूमेंट लेके या तो कोई दूसरा एलएलएम है आपका जो फाइनली सब इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है उसको दे सकते हो, या फिर उसी में ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ठीक है, इसका और एक सेकंड पार्ट है। तो ये सब तो हो गया, अभी इसमें एक नया फोल्डर भी है जो जिसके बारे में मैंने बताया नहीं अब तक, विच इज़ प्ले बुक्स। तो प्ले बुक्स इज़ द सेकेंड फीचर ऑफ दिस वर्कफ्लो। तो जैसे आपने बाउंटी करके इनिशियलाइज किया था ये वर्कफ्लो, वैसे इसमें बाउंटी कैप्चर करके और एक कमांड है। तो मैं हाई लेवल पे बता देता हूँ कि ये क्या करता है। बट बाउंटी में वो प्लेबुक यूज भी हुई थी, हाँ कभी तो दिखाई नहीं यूज। हाँ, उसने यहाँ पे लिखा है कैटेगराइजेशन वाला जो है, कैटेगराइजेशन यही बताता है कि कोई एग्जिस्टिंग प्लेबुक से ये मैच करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे जैसे हम देख पा रहे हैं उसने बताया क्लियर मैच विद एग्जिस्टिंग प्लेबुक, सिम्टम्स इंडिकेट दैट रूट कॉज 1 फ्लाइट आईडी मिसमैच इज ड्यू टू डुप्लीकेट ये एंड ये एक एग्जिस्टिंग प्लेबुक है क्योंकि हमें ये इशू हिस्टोरिकली भी आया हुआ है। तो उसने जब लास्ट टाइम मैंने ये सेशन किया था, वो सेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने बाउंटी कैप्चर वाला कमांड यूज़ किया था, जिसकी वजह से उसने ये सारे जितनी भी डिटेल्स है, फाइनली बग डिटेल्स क्या आया था, क्या उसको कौन से मॉड्यूल में कैटेगराइज करता है, क्या उसने कोड फ्लो क्या है, कस्टमर जो भी आरसी उसने जितने भी सेशन में जितने भी डॉक्स बनाए वो सबको कॉम्पैक्ट करके एक प्लेबुक बना लेता है वो। कैन यू शो दैट प्लेबुक? यस, ठीक है। तो ये फाइनल प्लेबुक है जो इस एक कभी भी आपको एक नया बग मिलता है विच इज़ लाइकली कि वो आगे भी आए, तो उसका प्लीज़ प्लेबुक बना लिया करो, जो कि इस सेशन का एंड आउटपुट है। एंड यहाँ पे वो सिम्टम्स बताएगा, सिम्टम्स कैप्चर करेगा कि क्या क्या यूज़र को क्या क्या फाइनली क्या सिम्टम्स से इस प्लेबुक को अप्लाई करना चाहिए। सिम्टम्स कैप्चर करता है, रिलेटेड सर्विसेज मॉड्यूल्स क्या है वो कैप्चर करता है,
एंड इन्वेस्टिगेशन अप्रोच भी कैप्चर करता है। तो अगर एक बग है जो जिसका एग्जिस्टिंग प्लेबुक नहीं है, उसमें डेफिनेटली आपको प्रॉब्ली थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा उसको थोड़ा फ्लो समझाने के लिए। बट जब भी आप उसको फ्लो समझाते हो तब उस क्या क्या आपने स्टेप्स लिए उसको सॉल्व करने के लिए एआई के थ्रू उसको कैप्चर कर लो, जिसको वो इन्वेस्टिगेशन अप्रोच में डाल देता है, ताकि आगे जाकर अगर वो वैसा ही बग आए तो फिर वो यही अप्रोच लेता है। ठीक है, तो इतना ही है प्लेबुक्स वाले पार्ट।